हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अखिलेश मिश्रा। आई एम फिजिक्स फैकल्टी। मैं लास्ट 25 ईयर से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। और जैसा कि यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बड़ी समस्या है कोरोना टाइम में कि उनको प्रॉपर क्लासेस नहीं मिल पाई, तो विद्या प्रकाशन ने एक अच्छी शुभारंभ किया है जिससे कि आपको इस जो टोटल आपका 12th का सिलेबस है उसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है वो हम डिस्कस करेंगे और मुझे आशा है कि आपको इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, स्थिर वैद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक, जहां आवेश स्थिर होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि आवेश कहते किसे हैं। देखिए होता क्या है, नाभिक होता है और नाभिक के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। तो नाभिक पर आवेश, प्रोटॉन पर आवेश होता है। प्रोटॉन पर आवेश है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जिसको बोलते हैं हम +E। जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर उतना ही आवेश होता है लेकिन उसकी प्रकृति ऋणात्मक होती है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम मात्रक है आवेश का, इसे बोलते हैं -E। और न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है, न्यूट्रॉन आवेश रहित है। न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 0 होता है। आवेश उस पदार्थ का अपना गुण है जिससे दो आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं या आकर्षित करते हैं। देखिए होता क्या है कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं सोडियम का, 11Na23। ये इसका परमाणु क्रमांक है या परमाणु भार है। जितना परमाणु क्रमांक है उतने क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं। तो इसमें 11 प्रोटॉन्स हैं और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं और 23 - 11 12 क्या है? प्रोटॉन्स हैं। 12 क्या है? न्यूट्रॉन्स है। प्रोटॉन पर आवेश होता है +E। तो 11 प्रोटॉन्स पर आवेश कितना होगा? +11E। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -E। तो 11 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा? -11E। और न्यूट्रॉन आवेश रहित है। तो इस सोडियम परमाणु पर जो कुल आवेश है, कुल आवेश कितना है? 0 है। जितना धनावेश है उतना ही क्या है? ऋणावेश है। तो परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। अब कोई पदार्थ आवेशित है, इस कथन से क्या तात्पर्य है? तो देखिए होता क्या है, 11Na23 है। इस परमाणु से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। 11 प्रोटॉन्स थे, 11 रहेंगे। 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक निकाल दिया, कितने बचे? 10। धनावेश कितना आ गया? +11E। ऋणावेश कितना आ गया? -10E। कुल आवेश कितना आ गया? +E। आपने किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकाला है, इसका मतलब आपने उससे क्या निकाला है? ऋणावेश निकाला है। उदासीन से ऋणावेश निकाला है, तो उस पर आवेश कैसा आएगा? धनावेश आएगा। इसके अतिरिक्त यदि सोडियम परमाणु में आपने एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करा दिया, 11 प्रोटॉन्स थे, 11 रहेंगे। 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक प्रवेश कराया, कितने हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। क्लियर? धनावेश कितना आ गया? +11E। ऋणावेश कितना आ गया? -12E। कुल आवेश कितना आ गया? -E। किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराए हैं, इसका मतलब आपने उसमें ऋणावेश प्रवेश कराया है। पदार्थ पर आवेश कैसा आएगा? ऋणावेश आएगा। और किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, इसका मतलब आपने ऋणावेश निकाला है। पदार्थ पर आवेश कैसा आएगा? धनावेश आएगा। देखिए मेन चीज क्या है, कुछ बच्चे कह रहे हैं इंग्लिश में बताएं। और बेटा हमें जो निर्देश मिला है वो शुद्ध हिंदी में पढ़ाने का मिला है, लेकिन फिर भी द एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिव्स नेगेटिव चार्ज एंड द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिव्स पॉजिटिव चार्ज। यदि कहीं इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो चार्ज कैसा आएगा? उस पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आएगा। और इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी है तो चार्ज कैसा आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। तो आप कॉन्सेप्ट समझे, कोई पदार्थ आवेशित है, इस कथन से अभिप्राय है या तो उससे इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराए गए हैं या इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं। यदि इलेक्ट्रॉन पदार्थ में प्रवेश कराए गए हैं तो उस पर आवेश कैसा आएगा? ऋणावेश आएगा। और इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं तो पदार्थ क्या आएगा? आवेश कैसा आएगा? धनावेश आएगा। यही आवेश की परिकल्पना है। इतना क्लियर है आपको? कुछ नोट करना है? टाइम दें।
और बताते रहना बेटा स्पीड ज़्यादा है कम है, क्योंकि बहुत सारे पूरे यूपी के बच्चे क्लास के अंदर बैठे हुए हैं, अभी नहीं पता होता। तो डिमांड आ रही है हिंदी की, इंग्लिश की। कोई ये भी लिख रहा है सर समझ में नहीं आ रहा, कोई कह रहा है अच्छा समझ में आ रहा है। जो भी कमेंट्स है पॉजिटिव और नेगेटिव ऑलवेज वेलकम। देखिए अब यहां से हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यहां आपको क्लियर हो गया कि आवेश से क्या तात्पर्य है। जो आवेश का मात्रक है, जो आवेश का मात्रक है एसआई प्रणाली में ये होता है कूलम। इन एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक और आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा क्लास 10th में, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, इलेक्ट्रिक करंट चार्ज अपॉन टाइम, विद्युत धारा आवेश बटे समय। तो यहां से क्यू कितना हो गया आपका IT। तो 1 कूलम किसके इक्वल आ गया, 1 एम्पियर इंटू सेकेंड। एक और इसका मात्रक हो गया एम्पियर सेकेंड, जो इसका विमेय सूत्र है, डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो इसका विमेय सूत्र है एम्पियर के लिए क्या होता है A और टाइम के लिए क्या होता है T, तो क्या हो गया AT हो गया। कूलम बहुत बड़ा मात्रक है, कूलम बहुत बड़ा मात्रक है। तो और मात्रक भी है, 1 माइक्रो कूलम ये होता है 10⁻⁻6 कूलम, या 1 माइक्रो कूलम 10⁻⁻12 कूलम, 1 नैनो कूलम 10⁻⁻9 कूलम, 1 पीको कूलम 10⁻⁻12 कूलम। और इन सीजीएस सिस्टम इसका यूनिट होता है सीजीएस प्रणाली में स्टेट कूलम। थोड़ा बहुत तो इंग्लिश चलेगा ना। स्टेट कूलम 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। दिस इज द रिलेशन बिटवीन कूलम एंड स्टेट कूलम। तो आवेश के बहुत सारे मात्रक हो गए, कूलम हो गया, एम्पियर सेकंड हो गया, माइक्रो कूलम हो गया, माइक्रो कूलम हो गया, नैनो कूलम हो गया, पीको कूलम हो गया, स्टेट कूलम हो गया। डार्क करो पेन और सर प्लीज। जी पाठक जी, बात समझ आया आपको ये? तो ये आवेश और आवेश का मात्रक, आवेश कैसी राशि है, आवेश अदिश राशि है। आवेश को साधारण बीजगणितीय विधि से जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, वी कैन बी ऐड और सब्ट्रैक्ट दिस क्वांटिटी एल्जेब्रिकली। इसमें आगे बेटा कुछ नोट तो नहीं करना, बोलते रहना। चलिए अब हम बात कर रहे हैं बेटा आवेश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहली प्रॉपर्टी है आवेश को साधारण बीजगणितीय विधि से जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। इट इज एडिटिव इन नेचर, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट चार्ज एल्जेब्रिकली। तो आवेश एक अदिश राशि है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। आवेश अदिश राशि है। आपके पास बहुत सारे आवेश हैं। सपोज ये कोई पदार्थ है, इसके अंदर एक Q1 आवेश है +1 कूलम, Q2 आवेश है -3 कूलम, Q2 आवेश है +5 कूलम। तो इस पदार्थ पर कुल आवेश कितना है? तो बिकॉज ये अदिश राशि है, ऐसे साधारण बीजगणितीय विधि से जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। 1 - 3 + 5 कूलम, तो Q कितना आ गया +3 कूलम। आपने सिंपल इसको एल्जेब्रिकली ऐड कर लिया, साधारण बीजगणितीय विधि से बात समझ में आती है। तो आवेश क्या है? एक अदिश राशि है। एक क्या है कि आवेश संरक्षित होता है, आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न नष्ट कर सकते हैं। किसी क्रिया से पहले और क्रिया के बाद आवेश क्या होता है?
समान रहता है। मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूं आपको आवेश के संरक्षण का, कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक पॉजिट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन जब आपस में क्रिया करते हैं तो इससे हमको 2 गामा फोटोन मिलते हैं। 2 गामा फोटोन मिलते हैं। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो -E होता है, पॉजिट्रॉन पर +E होता है, और गामा फोटोन तो एनर्जी है, इस पर आवेश क्या होगा? 0 होगा। तो क्रिया से पहले कुल आवेश कितना आ गया? -E + E 0। क्रिया के बाद क्या आ गया? 0। तो आवेश क्या होता है? संरक्षित होता है। जितना क्रिया से पहले होगा उतना क्रिया के बाद होगा। बात समझ आती है? तो पहला गुण हो गया, आवेश एक अदिश राशि है जिसको साधारण बीजगणितीय विधि से जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। और सेकंड क्या है कि आवेश संरक्षित होता है। आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना नष्ट कर सकते हैं। किसी क्रिया से पहले और क्रिया के बाद आवेश क्या होता है? समान होता है। क्लियर है? अब तीसरा आवेश का गुण है आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण, इसको रब कर दूं बेटा, इसको रब कर दें। आवेश का जो क्वांटमीकरण है, उससे पहले मुझे आपको एक बात बतानी है कि मूल आवेश किसे कहते हैं। मूल आवेश या फंडामेंटल चार्ज एक ही बात है, या एलिमेंट्री चार्ज या क्वांटा सब एक ही बात है। मूल आवेश वह न्यूनतम आवेश है जो किसी पदार्थ पर हो सकता है। उससे कम आवेश किसी पदार्थ पर होना संभव नहीं है। यह आवेश की न्यूनतम संभव मात्रा है और इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल e से। और स्मॉल e कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यह आवेश की न्यूनतम संभव मात्रा है। अभी आप क्वार्क कण आपने पढ़े होंगे, उसको हम बाद में बात करेंगे। सर इंग्लिश और हिंदी क्लास टाइम, बेटा हिंदी क्लास चल रही है, इंग्लिश में बोल दूंगा मैं आपको। द फंडामेंटल चार्ज, द मिनिमम पॉसिबल चार्ज दैट अ बॉडी कैन हैव, इट इज कॉल्ड एलिमेंट्री चार्ज और फंडामेंटल चार्ज। इट्स वैल्यू इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब जो आवेश की तीसरी प्रॉपर्टी है, आवेश की तीसरी प्रॉपर्टी है आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। किसी भी पदार्थ पर जो आवेश होता है वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। दैट इज Q = ± Ne होता है। n क्या है? एक पूर्ण संख्या है। n एक पूर्ण संख्या है, मतलब n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। इट कैन नॉट बी 1.5 और 2.5। बेटा हिंदी इंग्लिश में बोलने दो ना, उससे क्या फर्क पड़ता है? आपको हिंदी समझ में आ गया? किसी बच्चे को, यूपी बोर्ड में बच्चे इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ते हैं। तो देखिए आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, किसी पदार्थ पर जो आवेश होता है वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। n क्या है? एक पूर्ण संख्या है। n भिन्नात्मक नहीं हो सकता। n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 है। n की वैल्यू 1.5, 2.5 नहीं हो सकती। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, द चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। The charge on any body is integral multiple of elementary charge, that is Q = +Ne, where n is a integer, that is n is a whole number. आप एक बात समझें, किसी पदार्थ पर आवेश +2e है, इसका मतलब उस पदार्थ से आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं। इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसका मतलब ऋणावेश निकलेगा, तभी धनावेश आएगा। या किसी पदार्थ पर Q = -2e आवेश है, इसका मतलब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराए गए हैं। किसी पदार्थ में 1.5 इलेक्ट्रॉन न तो उससे निकाल सकते हैं ना उसमें प्रवेश करा सकते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा वो पूर्ण संख्या में होगा, तो किसी पदार्थ पर जो आवेश होगा वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होगा। जो आवेश होगा, किसी पदार्थ पर जो आवेश होगा वो मूल आवेश का क्या होगा? पूर्ण गुणज होगा। n क्या होगी? n होगी एक पूर्ण संख्या 1, 2, 3। समझ में आ गया? तो आवेश के 3 गुण हो गए। आवेश अदिश राशि है, आवेश संरक्षित होता है, और आवेश का क्वांटमीकरण या आवेश की परमाणुकता। क्लियर है? अब कहीं भी किसी न्यूमेरिकल के अंदर
यदि आपसे सिंपल कोई बात पूछता है, आपसे किसी न्यूमेरिकल के अंदर पूछता है किसी पदार्थ पर +4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश है, कूलम आवेश है, पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी बताइए। पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी बताइए। देखिए, आपको एक बात क्लियर है, धनावेश है। धनावेश कब आएगा? जब उससे इलेक्ट्रॉन निकले हैं। ऋणावेश कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन प्रवेश किए हैं। Q इजिकल टू क्या होता है? Ne। आपसे N पूछा है, N इजिकल टू कितना आ गया? Q/E। और Q कितना है उस पर आवेश? 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और E कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। धनावेश है ना, 3 इलेक्ट्रॉनों की क्या है? उस पर कमी है, उस पर 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। समझ में आ गया? तो कहीं भी क्वेश्चन पूछेगा, आवेश दिया है Q इजिकल टू Ne, आप सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। विनय बताएंगे क्वार्क पार्टिकल क्या होते हैं, अभी आगे आने दो। क्लियर हो गया? आपको आवेश क्लियर है? अब देखिए, ये रब कर दूं ना? हां, रहेगा बेटा, बिल्कुल रहेगा। चलिए, आवेश का स्थानांतरण। एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर आवेश कैसे स्थानांतरित होता है? नंबर फर्स्ट है घर्षण द्वारा, बाय फ्रिक्शन। आपने दो पदार्थ को रब किया, रगड़ा। यदि इलेक्ट्रॉन इस पदार्थ से इस पदार्थ में प्रवेश कर गए, इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश करें ना, इस पर आवेश कैसा आएगा? ऋणावेश आएगा। इससे इलेक्ट्रॉन निकले हैं, इस पर आवेश कैसा आएगा? धनावेश आएगा। जब दो पदार्थ को आपस में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित होते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहे हैं उस पर ऋणावेश, जिससे निकल रहे हैं उस पर धनावेश। आपने कॉम्ब किया, बाल काटे कॉम्ब की हेल्प से, तो यदि कॉम्ब से हेयर में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए तो हेयर पर चार्ज कैसा आएगा? ऋणावेश। और कॉम्ब पर चार्ज कैसा आएगा? धनावेश। बेटा, बोर्ड में इतना कम टाइम रह गया, यदि मैं यहां नोट्स लिखाना शुरू कर दिया तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं। आप चीजों को समझें, समझ के आपके पास बुक है, उससे आप उसको स्टडी करें, क्वेश्चंस लगाएं। इतने कम टाइम के अंदर जो पूरा सिलेबस हमें कंप्लीट करना है, आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। नोट्स लिखाने बैठ गए तो चैप्टर 2 ही हो पाएंगे आपके पूरे टाइम के अंदर। आपको खुद भी काम करना है। चलिए, तो दो पदार्थ को आपस में रगड़ते हैं तो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे उस पर ऋणावेश, दूसरे पे क्या आ गया? धनावेश। दूसरी विधि है चालन द्वारा, बाय कंडक्शन। चालन में क्या है? आपने एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ के साथ किसी धात्विक तार से जोड़ दिया, धात्विक तार से जोड़ दिया। यदि इलेक्ट्रॉन इससे इसमें गए तो इस पर ऋणावेश आ गया और इससे इस पर क्या आएगा? धनावेश आएगा। तो ये होता है चालन द्वारा। एक होता है प्रेरण द्वारा, बाय इंडक्शन। ये एक चालक है, ये कोई स्टैंड है अचालक, ये अचालक स्टैंड है, ठीक। इसके पास मैं कोई धनावेशित रॉड लेके आया, ये धनावेशित रॉड है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगी
यहां क्या आ गए, ऋणावेश, इलेक्ट्रॉन यहां आ गए रॉड के पास, क्योंकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इलेक्ट्रॉन ये तो उदासीन है, इलेक्ट्रॉन यहां आ गए तो इधर से आए होंगे, इस पर क्या आ गया, धनावेश। धनात्मक रॉड लाने पर ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, इधर से आए होंगे, इस पर क्या आ गया, धनावेश आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में आपने इस रॉड को यहीं रखा, तो इलेक्ट्रॉन तो यहां से हिलेंगे नहीं इसके आकर्षण के कारण, और इसे आपने अर्थ कर दिया, अर्थ से जोड़ दिया। तो अर्थ कितने भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है और कितने भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो अर्थ के इलेक्ट्रॉनों ने आकर इसे उदासीन कर दिया, भाई ऋण और धनावेश मिलकर शून्य हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनों ने आके अर्थ से इसे क्या कर दिया, उदासीन कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में आपने इस रॉड को यहीं रखा और अर्थ का कनेक्शन आपने यहां से खत्म कर दिया। अब यहां पर ऋणावेश इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे, और नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको हटा दिया, तो अब ये जो ऋणावेश है ये पूरे पर क्या हो गया, वितरित हो गया, और पदार्थ कैसा आ गया, ऋणावेशित हो गया। आप मेरी बात समझे, पहले प्लस को लाए तो माइनस यहां आ गए, तो यहां प्लस आएगा, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आए होंगे, उदासीन है। सेकंड में आपने इसको अर्थ से जोड़ दिया, भूसंपर्कित कर दिया, इलेक्ट्रॉन ने आकर इसे कैंसिल आउट कर दिया। थर्ड स्टेप में आपने अर्थ का कनेक्शन खत्म कर दिया, ये तो प्लस की वजह से माइनस रहेगा। अब आपने इसको हटा दिया, एक उदासीन पदार्थ पर कैसा आवेश आ गया, ऋणावेश आ गया। क्लियर है, इतना समझ में आ गया आपको, डाउट तो नहीं कोई। चलिए अब हम बता रहे हैं आपको कूलाम का नियम। एक क्वेश्चन आया था लेटेस्ट, क्वेश्चन था एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोर्ड में आया क्वेश्चन है, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप इस रिकॉर्डेड वीडियो है, ये बाद में देख सकते हो, कोई बात समझ में ना आए तो Q कितना दिया है बेटा आपको, 1 कूलम, और Q कितना होता है, हमारा फॉर्मूला क्या बताया हमने आपको, Ne। तो N कितना आ गया, Q अपॉन E। N कितना आ गया, Q कितना है, 1 कूलम, और E कितना होता है, मूलावेश है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जब सॉल्व करेंगे इसको आप तो कितना आएगा, 6.25 10⁻18। 1 कूलम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर आपको याद रहे, ये आगे भी काम आएगा। 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन पूछे हैं, Q दिया है 1 कूलम, N पूछा है, Q इज इक्वल टू Ne, N इज इक्वल टू Q अपॉन E, Q 1 कूलम, E मूलावेश है, इसका मान बताया था हमने आपको। जब सॉल्व करते हैं तो 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम आता है, 18 आता है, नंबर है। क्लियर। चलिए अब बता रहे हैं आपको हम क्या, कूलम का नियम, ये बहुत काम आएगा आपको। कूलम के नियम में क्या है बेटा, दो बिंदु आवेश है, एक Q1 है और एक Q2 है। बिंदु आवेश मतलब जो इनका अपना साइज है, आकार है, वो इस दूरी की तुलना में क्या है, नगण्य है। तो ये है बिंदु आवेश। तो दो बिंदु आवेश है, Q1 Q2 R दूरी पर हैं और स्थिर हैं। एक तो बिंदु आवेश है, उसके लिए एप्लीकेबल है, और एक स्थिर आवेश है, गतिमान नहीं है। गतिमान आवेशों के लिए ये नियम लागू नहीं होता,
तो नियम क्या है, दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दोनों प्लस प्लस है प्रतिकर्षण, दोनों माइनस है प्रतिकर्षण, एक प्लस एक माइनस है आकर्षण। समान प्रकृति के आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण, और विपरीत में क्या होता है, आकर्षण। तो ये नियम है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। कूलॉम ने नियम दिया कि दो स्थिर आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जितना आवेश का मान बढ़ाएंगे बल बढ़ेगा, जितना दूरी घटाएंगे उतना बल बढ़ेगा। अर्थात F प्रोपोर्शनल टू कितना आ गया, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। थैंक यू प्रियांशु। तो F इजिकल टू क्या आ गया, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जहां K एक नियतांक है, K एक नियतांक है जो आवेशों के बीच स्थित माध्यम पर निर्भर करता है। यदि आवेशों के बीच माध्यम बदलेंगे, वायु है आपने जल रख दिया, तो आवेशों के बीच माध्यम बदलेंगे तो K का मान बदलेगा, F बदलेगा। तो K एक नियतांक है जिसका मान आवेशों के बीच स्थित माध्यम पर निर्भर करता है। K माध्यम पर निर्भर करता है। हम K का मात्रक, K का विमेय सूत्र और K की मात्रा हम वो डिस्कस करेंगे। तो यहां से F इजिकल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है। तो यहां से K कितना आ गया आपका, FR स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, FR स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। तो इसका मात्रक क्या आ गया, यूनिट क्या आ गया इसका। बल के लिए क्या होता है, न्यूटन, दूरी के लिए मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और आवेश के लिए कूलम, कूलम स्क्वायर। तो इसका मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। और जो इसका, ये तो एसआई प्रणाली में है, सीजीएस में क्या होगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली में इसका मात्रक क्या होगा, ये होता है न्यूटन, वहां होता है डाइन, यहां होता है मीटर, वहां होता है सेंटीमीटर, यहां होता है कूलम, वहां होता है स्टेट कूलम। याद रखना, स्टेट कूलम, यह सीजीएस प्रणाली में इसका मात्रक है। इसका विमीय सूत्र, इसका विमीय सूत्र भाई यह है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो न्यूटन के लिए होता है बेटा mLT माइनस 2, मीटर के लिए होता है L स्क्वायर, और मैंने बताया था आपको Q इजिकल टू आई टी, Q इजिकल टू आई टी। तो कूलम के लिए क्या है, एम्पियर सेकेंड, तो एम्पियर सेकेंड का क्या है, स्क्वायर। तो ये हो गया mL3 T माइनस 4 A माइनस 2। ये क्या है, इसका विमेय सूत्र है। समझ में आ गया, क्लियर है। अरे शिवम कुमार जी, आप बुलंदशहर से हैं, हम भी बुलंदशहर से हैं। समझ में आया नहीं आया, क्लियर है बेटा। इतना ही डार्क लिख सकता हूं अवनीश, इससे डार्क लिखा नहीं जा सकता। ये बात क्लियर हो गई, डाउट किसी को नहीं बेटा। ललिता संडे को नहीं होगी, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। यहां से जो हमारा फॉर्मूला आया वो F इजिकल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आया, और जो K का संख्यात्मक मान है वो 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर है। तो इसकी वैल्यू यहां रख दूं, F इजिकल टू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर, सॉरी 9 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया।
और इन सीजीएस सिस्टम, सीजीएस प्रणाली में, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली में के कितना आ गया 9 इंटू 10⁻⁹। 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं, याद रखना बच्चों इसे। वन न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होते हैं। तो 1 न्यूटन कितना आ गया 10⁵ डाइन। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 कूलम में सीजीएस में इसका 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम। ये सीजीएस प्रणाली बताया था मैंने, आवेश का मात्रक है स्टेट कूलम। ठीक, तो 9 10⁻18 जब आप सॉल्व करेंगे चेक कर लेना आप, के की वैल्यू क्या आती है 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन स्टेट कूलम स्क्वायर। क्लियर है? तो सीजीएस प्रणाली में इसका फॉर्मूला क्या बन गया, के की वैल्यू क्या है 1 है ना, के की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया आपका सीजीएस प्रणाली में। आप इसमें प्रैक्टिस करना बेटा, न्यूमेरिकल बहुत सिंपल आते हैं। यदि आपको अभी अच्छे क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं इसमें बेटा। 1 न्यूटन, इसको तो मैंने ऐसे लिख दिया, 1 न्यूटन 10⁵ डाइन, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर और 1 कूलम 3⁹ स्टेट कूलम। जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी इसकी 1 आएगी। क्लियर? अब कहीं क्वेश्चन पूछ लेगा, देखिए F इज इक्वल टू 9 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है। वो कह रहा है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आवेश का परिमाण दुगना कर दिया, मतलब Q1 भी डबल कर दिया, Q2 भी डबल कर दिया और दूरी भी डबल कर दी, तो बल कितना हो जाएगा? आप देखो F डैश, आपको Q1 डबल कर दिया आपने तो क्या आ गया 2Q1, ये भी डबल कर दिया क्या आएगा 2Q2 और ये भी डबल कर दिया क्या आ गया 2R। तो क्या आ गया F डैश इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2, 2 इंटू 2 कितना 4 अपॉन 4R स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल हो गया, F डैश क्या आ गया F। बल क्या रहेगा, समान रहेगा। हां यहां बोलता कि इनका परिमाण दुगना कर दिया और दूरी आधी कर दी, तो ये R/2 हो जाता। ये R क्या होता, F डैश कितना होता 9 10⁹, ये भी डबल और ये भी डबल और दूरी कर दी आधी, तो R/2 हो गया। R²/4 हो जाएगा, तो कितना आ गया 9 10⁹ Q1 Q2 इंटू 4 अपॉन R²/4। 4 यहां आ जाएगा, 4 यहां हो जाएगा, तो ये क्या हो गया F। तो F डैश कितना आ गया 16F आ गया ना। F डैश कितना आ गया 16F आ गया। बात समझ रहे हैं बेटा? कोशिश करें कि आपस में बात ना करके सारी कंसंट्रेशन आप क्लास में रखें। आप अपने इंट्रोडक्शन आराम से कर लीजिएगा, कौन कहां से है कैसे है, क्योंकि बड़ा क्रूशियल टाइम है, 1 आवर की क्लास चल रही है। यदि आप 100% कॉन्सेंट्रेट बोर्ड पर करेंगे तो आपको इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा और बड़ी इफेक्टिव क्लास होगी। आपस के चैटिंग को आप अवॉइड करें, ये मेरा पर्सनल सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी है, या आपके लिए फ्री क्लासेज आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एज ए टीचर मैं आपको एडवाइस करूंगा। चलिए ये हो गया आपका कूलम का नियम। इसे रब कर दूं, रब कर दें इसे। चलिए, मतलब रब नहीं है, रिकॉर्डेड है, ये जाएगा कहीं नहीं, सब मिल जाएगा जब आप चाहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, अब इस पर अच्छे 2-3 क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं, कि कूलम का नियम वेक्टर रूप में, कूलम का नियम वेक्टर रूप में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कूलम का नियम
सदिश रूप में। देखिए होता क्या है, होता क्या है, ये एक आवेश है Q1, ये एक आवेश है Q2, ठीक, कोई दूरी है इनके बीच, ये इस पर बल लगा रहा है, ये इस पर बल लगा रहा है, दोनों प्लस प्लस है तो कैसे लगाएंगे, प्रतिकर्षण बल। बड़े ध्यान समझना है इसको। ये क्या है F12 और ये क्या है F21। F12 का मतलब, F12 का मतलब 1 पर Q1 पर बल Q2 के कारण, Q1 पर बल Q2 के कारण, और F21 क्या है, Q2 पर बल Q1 के कारण। ठीक, तो F12 ये दूरी R है, ये जो इस पर बल लगा रहा है, इधर लगा रहा है, तो क्या होगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये तो हो गया बल का परिमाण, और दिशा क्या है, इधर है। ये जो Q2 के बल लगा रहा है, इधर लगा रहा है ना, तो दिशा क्या है, कैप R21। सिंपल कैप R भी आप छोड़ सकते हैं। ये एकांक वेक्टर है, जिसके ऊपर कैप लगा हुआ वो एकांक वेक्टर है, केवल क्या दिखा रहा है, दिशा को दिखा रहा है। और दिशा कहां से कहां, 2 से 1 की तरफ। बात समझ रहे हैं। और देखिए सपोज कोई वेक्टर A है 5 मीटर पूर्व, और केवल A लिखूं तो परिमाण है, कितना आ गया 5 मीटर, ये परिमाण है और ये दिशा है। यदि वेक्टर A को मैं A से भाग दूंगा, वेक्टर A अपॉन A, तो कितना आएगा 5 मीटर पूर्व अपॉन 5 मीटर, ये 5 है, तो कितना आएगा 1 पूर्व 1 ईस्ट। इसे क्या बोलते हैं, एक कैप है, एकांक वेक्टर। जिसके ऊपर कैप लगा हुआ उसका परिमाण 1 है, सिर्फ दिशा है, सिर्फ दिशा है। तो यहां कैप लगा हुआ है, परिमाण 1 है, सिर्फ दिशा है, और कहां से कहां दिखा रहा है, 2 से 1 की तरफ। तो मैं यहां कैप R को लिख सकता हूं वेक्टर R अपॉन R, अभी मैंने बताया आपको। तो यहां से F12 इज इक्वल टू कितना आ गया, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और से क्या लिख दिया हमने, वेक्टर R अपॉन R। तो ये R क्यूब हो गया। तो वेक्टर F कितना आ गया, वेक्टर F आ गया K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब वेक्टर R। बात समझ आई नहीं। ये क्या है इसका, इस पर लगेगा इधर, और इस पर जो लगेगा क्या लगेगा, इधर लगेगा। है तो और भी डिटेल, लेकिन इतनी जरूरत नहीं है आपको अभी यहां पर। तो ये कूलैम के नियम का सिंपल फॉर्म तो यही हो गया, सिंपल फॉर्म तो ये हो गया। और कैप आर क्या होता है, वेक्टर R अपॉन R। तो ये भी कूलैम के नियम का वेक्टर फॉर्म है। इज इट क्लियर। तो ये हो गया आपका कूलैम का नियम। यहां पर आप एक चीज देखें, जो नोट करना हो रिकॉर्डेड लेक्चर से आप नोट कर लीजिएगा इसको। अरे बेटा ज्यादा फास्ट भी कितना ले लेंगे, हर तरह के बच्चे बैठे हैं, हर बच्चे की अपनी डिमांड है। तो देखिए हमने आपको बताया था अभी F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यह बताया हमने F इज इक्वल टू 9 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
या सीजीएस में बताया हमने F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये एसआई में तो F का मात्रक क्या है, न्यूटन, ये कूलम, ये मीटर, ये सीजीएस में है तो ये डाइन, ये स्टेट कूलम, और ये क्या होगा, सेंटीमीटर होगा। के की एक वैल्यू है जो आपको याद रखनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट इज कॉल्ड एप्सिलॉन नॉट, इसे बोलते हैं। सर ये तो टॉपिक आपसे क्लियर हुआ, इससे पहले पढ़ाई नहीं। चलिए थैंक यू विनय कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए ये क्या है हमारा, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, इसे बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। निर्वात की विद्युतशीलता क्या होती है, इसे आगे डिस्कस करेंगे। निर्वात की विद्युतशीलता, तो यहां से आप एक चीज देख रहे हैं, जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, के है, या कह सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताई थी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर है। एप्सिलॉन नॉट को ऊपर ले आएंगे, इसको नीचे ले आएंगे, तो 1/4 पाई इंटू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, इसको ले गए इधर, इज इक्वल टू क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट। जब सॉल्व करेंगे, पाई की वैल्यू 3.14 है, जब सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसका भी डायमेंशनल फार्मूला, विमेय सूत्र पूछ लेते हैं, जो इसका विमेय सूत्र है निर्वात की विद्युतशीलता का, तो ये कैसे निकालेंगे आप, फॉर्मूला है कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। मैंने बताया Q इज इक्वल टू IT होता है, तो कूलम क्या आ गया, एम्पियर सेकेंड, तो AT हो गया एम्पियर सेकेंड का क्या स्क्वायर, न्यूटन के लिए MLT-2, ये 11 तो पढ़ा होगा आपने, और मीटर के लिए क्या हो गया, L स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया M-1 L-3 T4A2। विमेय सूत्र जरूर आपको क्लियर होने चाहिए। सर साफ नहीं दिख रहा है, बेटा इंटरनेट कनेक्शन चेक करो, यहां क्लियर है। इंटरनेट आपकी ठीक स्पीड का होना चाहिए, आपका डेटा पूरा आपके पास रहना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। बात समझ आया नहीं आया? तो अब हमारे पास जो फॉर्मूले हो गए, एक फॉर्मूला हमारा फर्स्ट फॉर्मूला ये जनरल फॉर्मूला, एक फॉर्मूला हमारा सेकंड ये फॉर्मूला, एक फॉर्मूला हमारा थर्ड ये फॉर्मूला, और एक फॉर्मूला क्या आ गया, के की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक फॉर्मूला आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूले तब एप्लीकेबल हैं जब आवेशों के बीच स्थित माध्यम निर्वात है या वायु है। तो निर्वात या वायु के लिए फॉर्मूले एप्लीकेबल हैं। इतना क्लियर है? डाउट कोई? चले आगे। अरे थैंक यू श्रेया श्रीवास्तव, थैंक यू। कहां से हो? मेरठ से। अब इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं। देखिए है क्या बेसिकली, तो दोबारा देख लें फॉर्मूला F इज इक्वल टू, एक आ गया आपका 9 10⁹ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, एक आ गया F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, एक आ गया F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 upon R square. These all formulae are applicable when the medium between the charges is air or vacuum. जब आवेशों के बीच स्थित माध्यम निर्वात है या वायु है। अब देखिए, यदि आवेशों के बीच कोई परावैद्युत माध्यम है, कुचालक माध्यम है, यदि आवेशों के बीच परावैद्युत या कुचालक या अचालक परावैद्युत माध्यम है, तब फॉर्मूला क्या होगा? तब फॉर्मूला होगा
ये तो सब एयर के लिए हो गए, ये भी एयर, ये भी एयर, ये भी एयर। माध्यम के लिए कितना आ गया बच्चों, एफ एम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता थी और एप्सिलॉन क्या है, यह है माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। क्लियर? यदि इसको और इसको हम डिवाइड करते हैं, इसको और इसको डिवाइड करते हैं, तो एफ ए अपॉन एफ एम कितना आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो एफ ए अपॉन एफ एम कितना आता है, एफ ए अपॉन एफ एम आता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डिवाइड करके चेक कर लेना आप, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये क्या आ गया, एप्सिलॉन आर, या क्या बोलते हैं इसको, के बोलते हैं। के माध्यम का परावैद्युतांक है, के क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। देखो बच्चों, आज की क्लास तो ओवर होने वाली है, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, इस पर क्वेश्चंस भी कराएंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। आपका काम क्या है, आज घर जाकर जितना मैंने पढ़ाया है इसको आप पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे। आप यदि इसको पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे जो आपने आज पढ़ा है, और इसके कुछ क्वेश्चंस भी आप ट्राई करेंगे, तो कल जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा उन्हें करने में आपको मजा आएगा। जो न्यूमेरिकल्स तभी कर पाएंगे जब थ्योरी सारी क्लियर कर लेंगे, प्लस आप कुछ क्वेश्चन जो क्वेश्चन आपकी बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको आप ट्राई करें। केवल कूलाम का नियम, केवल कूलाम का नियम आप ट्राई करें। उसके बाद कल हम पढ़ाएंगे आपको वैद्युत क्षेत्र और उससे वैद्युत ध्रुव, जो भी आगे टॉपिक है। अगला पढ़ के आए, पिछला पढ़ते रहे, तभी आपको न्यूमेरिकल करने में अच्छा लगेगा। और मैंने पढ़े नहीं भी आपके, हाँ क्वेश्चन बताएंगे बेटा, अभी हमने पढ़े नहीं, आपके कमेंट्स पढ़ूंगा आपको घर जाकर, किसने अच्छा लिखा है किसने खराब लिखा है। लेकिन जो भी आपको लगता हो स्पीड फास्ट है स्लो है, तो आपके सजेशंस हमको आगे क्लास पढ़ाने में और आपको हेल्प करेंगे। तो जेन्युइन सजेशन, बिना बात की बात मत लिखना, जो आपको लगता है इसमें आपको हेल्प करेंगे। तो ठीक है, कल आप इस पर काम करके आइए और अगला जो थ्योरी है टॉपिक को आप पढ़कर आइए।